हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सौर तापन युक्ति के अंतर्गत सोलर कुकर के बारे में पढ़ेंगे, बायो ऊर्जा के अंतर्गत बायोगैस और बायोगैस संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सौर सेल के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से जब विद्युत पैदा की जाती है तो जिस यंत्र की सहायता से की जाती है उस यंत्र को कहा जाता है सौर सेल। सौर सेल में सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। और सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन। इसे हमें याद रखना है कि सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख तत्व जो है सिलिकॉन है। सौर सेल सिलिकॉन से बना होता है। अगला हम सौर तापन युक्ति के बारे में पढ़ते हैं। सौर तापन युक्ति वे होते हैं जिसके माध्यम से सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त होती है उस प्रकाश में ऊष्मा की मात्रा होती है, उसे एक बक्से में या किसी आकृति में एकत्रित करके उसका उपयोग भोजन बनाने या फिर पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। तो सौर तापन युक्ति के अंतर्गत आता है सोलर कुकर। आप जो देख रहे हैं वह है सोलर कुकर। सौर ऊर्जा को जब हम ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसका उपयोग खाना पकाने या विद्युत पैदा करने के लिए की जाती है। इसे हमें याद रखना है कि सौर तापन युक्ति के अंतर्गत वे सभी युक्तियाँ आती है जो कि सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर कुकर में एक बक्सेनुमा संरचना होती है जिसका आंतरिक भाग काले रंग से रंग दिया जाता है। काला रंग ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है। यह ऊष्मा की अधिक मात्रा को अवशोषित करता है, साथ ही यह ऊष्मा का एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। इसे हमें याद रखना है कि काला रंग ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक और ऊष्मा का एक अच्छा उत्सर्जक होता है। इसके आंतरिक भाग को काले रंग से रंग दी जाती है। यहाँ पर एक दर्पण होता है जहाँ से प्रकाश की किरण आपतित होने के पश्चात टकराकर वह बॉक्स के अंदर प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है और दर्पण से टकराने के पश्चात वह बॉक्स के अंदर प्रवेश करती है और यहाँ पर जो ऊष्मा ऊर्जा होती है वह एकत्रित होने लगती है। यहाँ पर स्थित होता है दर्पण। दर्पण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? हमारी पृथ्वी होती है, उसके चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है तो वह वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर प्रवेश करता है, परंतु हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाला गैस होता है जो कि प्रकाश को अंदर आपतित होने देता है, परंतु जो ऊष्मा होती है उसे बाहर जाने नहीं देता। इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और जो ग्लेशियर हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, वह पिघल रहे हैं। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा। तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है सोलर कुकर। सोलर कुकर में यहाँ पर दर्पण लगा होता है। जब सूर्य का प्रकाश जो है दर्पण से टकराता है उसके बाद वह अंदर प्रवेश करता है और इस बॉक्स में दर्पण के माध्यम से उसे अंदर आने देती है लेकिन उसे बाहर जाने नहीं देती है, जिससे उसके अंदर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और इसके अंदर में पात्र रखने पर उसका तापमान बढ़ जाता है और इसका उपयोग खाना पकाने या जल गर्म करने के लिए किया जाता है। सोलर कुकर से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न होता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट के माध्यम से इसमें जो ऊष्मा होती है वह आंतरिक क्षेत्र में एकत्रित होती है। और इसमें दूसरा प्रश्न बनता है कि यह सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक और प्रश्न बनता है कि सोलर कुकर के आंतरिक भाग को काले रंग से क्यों रंगा जाता है? क्योंकि काले रंग की अवशोषक क्षमता और उत्सर्जन क्षमता अत्यधिक होती है, जिसके कारण वह अधिक से अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है और अंदर के तापमान में वृद्धि करता है। अब हम सोलर कुकर के लाभ देख लेते हैं। सोलर कुकर का क्या लाभ होता है? तो सोलर कुकर के माध्यम से खाना बहुत धीमी गति से पकता है और धीमी गति से पकने के कारण भोजन में उपस्थित खनिज लवण नष्ट नहीं होते हैं। और दूसरा उपयोग है, इससे जीवाश्म ईंधन और विद्युत की बचत होती है। जीवाश्म ईंधन में बहुत सारे नुकसान होते हैं, इससे प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। साथ ही जो जीवाश्म ईंधन होता है वह अनवनीकृत ऊर्जा स्रोत होता है। यह एक निश्चित समय के पश्चात समाप्त हो जाएगा, परंतु सौर ऊर्जा पर आधारित सोलर कुकर नवनीकृत ऊर्जा स्रोत पर आधारित है, जिसमें हम अनंत काल तक इसका उपयोग कर सकते हैं और सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। पवन ऊर्जा क्या होती है? बहती पवन में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है और इस गतिज ऊर्जा का उपयोग जब हम विभिन्न कार्य जैसे विद्युत उत्पादन के लिए या फिर कुएं से पानी निकालने के लिए करते हैं तो इस प्रक्रिया में पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग क्या क्या होते हैं? तो इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, ज़मीन से पानी निकालने में किया जाता है, पंप या आटा चक्की में भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
पवन ऊर्जा की कार्यविधि क्या होती है? तो पवन ऊर्जा में बहुत से पंखे लगे होते हैं। जो इसका मध्य भाग होता है वह शाफ्ट से जुड़ा होता है और यह जनरेटर से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। जब पवन इसमें प्रवाहित होती है तो वह पंखे को चलाती है। वह पंखा जो है शाफ्ट के माध्यम से जनरेटर से जुड़ा होता है और इससे विद्युत उत्पादन होती है। पवन की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? किस कारणों से पवन की गति प्रभावित होती है और पवन में गति आती है? तो हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है उसके मध्य भाग में एक काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास का तापमान बहुत अधिक होता है और इनके जो यहाँ पर स्थित होता है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, जिसका तापमान बहुत कम होता है, यहाँ पर प्रायः बर्फ जमा रहता है। तो भूमध्य रेखा पर अत्यधिक तापमान और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान के कारण उनके मध्य में पवन का प्रवाह होता है। उनके दाब में परिवर्तन के कारण पवन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पवन की प्रवाह तेज होती है और यह पवन ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। इसे हमें याद रखना है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो तापमान असमानता होती है उसके कारण पवन का प्रवाह होता है। साथ ही स्थानीय परिस्थिति होती है। अगर कोई देश समुद्र के तट पर स्थित है तो समुद्री क्षेत्रों में जल अधिक मात्रा में होती है और वहाँ का क्षेत्र ठंडा होता है, जबकि किसी देश की जो भूमि होती है वह गर्म होती है। तो इस तापमान में परिवर्तन के कारण पवन का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर होता है। इसे हमें याद रखना है कि पवन का प्रवाह जो है तापांतर में अंतर के कारण होता है और पवन द्वारा जो आरोपित दाब होता है, जिसके कारण जो पवन चक्की है वह घूर्णन करती है, घूमती है। पवन की कितनी चाल के लिए हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? तो पवन की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होनी चाहिए। इससे अधिक स्थिति में ही हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इससे कम स्थिति में हम पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। पवन चक्की होता है उसमें एक छड़ होती है जिसे सैप्ट कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि एक छड़ होती है जिसे सैप्ट कहा जाता है, जबकि एक यू आकार का होता है जिसे क्रैक कहा जाता है। यहाँ पर यू आकार का होता है जिसे क्रैक कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि पवन ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाले यू आकार को क्या कहा जाता है? तो इसे क्रैक कहा जाता है, जबकि इस छड़ को सैप्ट कहा जाता है। इन दोनों बिंदुओं को हमें याद रखना है। पवन ऊर्जा में पवन की जो गतिज ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। इसे हमें याद रखना है कि पवन ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उसमें जनित्र, जिसे जनरेटर कहा जाता है, उसके माध्यम से वह जुड़ा होता है और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान चौथा है। इसे हमें याद रखना है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारत में तमिलनाडु के समीप कन्याकुमारी में पवन ऊर्जा फॉर्म स्थित है। इसे भी हमें याद रखना है कि तमिलनाडु के समीप कन्याकुमारी में पवन ऊर्जा फॉर्म स्थित है। अब हम सौर ऊर्जा का उपयोग देख लेते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो वे सभी क्षेत्र जहाँ पर विद्युत की पहुँच नहीं हो पाती वहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग रेडियो, बेतार संचार यंत्रों, ट्रैफिक सिग्नल, रिले केंद्र में सौर पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। भारत में विभिन्न स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र संचालित हैं। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन से विद्युत संयंत्र संचालित हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। तो हम देखते हैं सबसे पहला तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, दूसरा है कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश, ककरापार गुजरात, कैगा कर्नाटका। यह सीधे परीक्षा में पूछा जाता है कि कैगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में जो कुल विद्युत उत्पादन होता है उसमें नाभिकीय विद्युत संयंत्र के माध्यम से 3% विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हमें याद रखना है कि भारत में उत्पादित कुल विद्युत क्षमता में 3% जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र के माध्यम से उत्पादित होता है। इन क्षेत्रों को हमें याद रखना यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ककरापार गुजरात में और कैगा कर्नाटक में स्थित है। अगला हम जल विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जल विद्युत शक्ति क्या होती है? तो गिरते हुए जल का उपयोग जब विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है तो उसे जल विद्युत शक्ति कहा जाता है। जैसे कोई झरना हुआ या फिर किसी डैम में जब हम विद्युत उत्पादन के लिए जल शक्ति का उपयोग करते हैं तो उसके माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा को जल विद्युत शक्ति कहा जाता है। जल विद्युत शक्ति भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे अगर झरना से पानी गिर रहा हो या फिर डैम से पानी निकल रहा हो तो यहाँ पर बीच में एक शाफ्ट लगा होता है जिसमें टरबाइन लगा होता है।
टरबाइन जो है जनरेटर से जुड़ा होता है। जब पानी ऐसे गिरता है तो वह टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन जो है जनरेटर से जुड़ा होता है और उससे विद्युत उत्पादन होता है। इसे हमें याद रखना है कि डैम में जो पानी स्थित होता है वह स्थितिज ऊर्जा में होता है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और उसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमने अभी देखा कि डैम के माध्यम से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया में टरबाइन होता है जो कि जनरेटर के आर्मेचर को घुमाता है और उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बांध के क्या लाभ होते हैं, अर्थात बांध के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ होता है प्रदूषण मुक्त। बांध के माध्यम से की गई विद्युत उत्पादन पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त होती है और इसकी उत्पादन क्षमता 80 से 90% होती है। इसलिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि विद्युत उत्पादन के माध्यम से कुल ऊर्जा जो होती है उसमें से 80 से 90% दक्षता हमें प्राप्त होती है, अर्थात यह बहुत अधिक इफिशियंट होता है। इसलिए जल विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है। अगला हम बायोगैस और जैविक गैस के बारे में पढ़ते हैं। बायोगैस या जैविक गैस क्या होती है? तो जैविक उत्पादों से निर्मित गैस को जैविक गैस या बायोगैस कहा जाता है। जब पशुओं के गोबर को सड़ाकर सूक्ष्मजीवों के द्वारा वायु की अनुपस्थिति में अपघटन किया जाता है तो उससे बनता है बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? तो बायोगैस में सबसे मुख्य घटक होता है मीथेन गैस। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों का जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीवों के द्वारा अपघटन किया जाता है तो उसके माध्यम से बायोगैस या जैविक गैस उत्पन्न होता है। बायोगैस के घटक क्या क्या होते हैं, अर्थात बायोगैस में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती है? तो इसमें होता है मीथेन जो कि 55 से 65% होता है। मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मीथेन जो है बायोगैस संयंत्र में और बायोगैस में सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। इसकी मात्रा 55 से 65% होती है। उसके पश्चात होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 25 से 45% होती है। उसके पश्चात हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया आदि उपस्थित होते हैं। बायोगैस के घटकों को हमें याद रखना है कि इसमें कौन कौन से गैस शामिल होती है, क्योंकि परीक्षा में ऑप्शन दिया रहता है कि बायोगैस संयंत्र के निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। तो हमें इसका चयन करना है कि कौन सा घटक इसमें शामिल नहीं है। तो हमें याद होना चाहिए कि इसमें मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, ये सभी गैसें बायोगैस में शामिल होती है। इन सभी गैसों में मुख्य घटक मीथेन होता है जो कि 55 से 65% होता है। बायोगैस के निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। बायोगैस संयंत्र में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। सबसे पहला होता है अम्ल निर्माण। अम्ल निर्माण में जो उत्पाद प्राप्त होता है वह होता है ऑर्गेनिक एसिड। इसे हमें याद रखना है कि बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला होता है अम्ल निर्माण, दूसरा होता है मीथेन निर्माण। अम्ल के रूप में ऑर्गेनिक एसिड का उत्पादन होता है, जबकि मीथेन निर्माण के अंतर्गत मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के माध्यम से संपन्न किया जाता है। इन दोनों बिंदुओं को हमें याद रखना है कि अम्ल निर्माण की प्रक्रिया में जो उत्पाद होता है वह होता है ऑर्गेनिक एसिड और मीथेन निर्माण की प्रक्रिया में मिथेनोजेनिक नामक बैक्टीरिया के माध्यम से यह निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। अब हम आदर्श ईंधन के बारे में पढ़ते हैं कि किस ईंधन को आदर्श ईंधन कहा जाता है। सबसे पहला गुण होता है कि उसका ऊष्मीय ताप उच्च होता है। दूसरा गुण होता है कि उसका ज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। अगली विशेषता है कि जो दहन की प्रक्रिया होती है उसमें जो दहन की दर होती है वह संतुलित होनी चाहिए और दहन के पश्चात कम मात्रा में अवशेष छोड़े। यह होती है आदर्श ईंधन की विशेषता। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि आदर्श ईंधन की विशेषता निम्न में से क्या है। तो हमें याद होना चाहिए कि आदर्श ईंधन का ऊष्मीय ताप उच्च होना चाहिए, ज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, इसके दहन की दर जो है वह संतुलित होना चाहिए और इसमें एकदम कम मात्रा में अवशेष छोड़ना चाहिए। ये सभी आदर्श ईंधन की विशेषता होती है। परीक्षा में यह पूछा जाता है। अगला हम पढ़ते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे CNG कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों में प्रयुक्त किया जाता है और बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो जीवाश्म ईंधन होता है उसे उच्च दाब का उपयोग करके प्राकृतिक गैस को CNG में परिवर्तित किया जाता है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात जो प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस होता है उसे कंप्रेस्ड अर्थात दबाकर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में दाब जो है उच्च होता है। इसे हमें याद रखना है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में दाब क्या होता है, तो दाब उच्च होता है। हमने पढ़ा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन।
इसे हमें याद रखना है कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत प्राकृतिक गैस होता है जिसमें प्रमुख घटक मीथेन होता है। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम होता है जिसे क्रेज कहा जाता है और यह रायपुर में स्थित है। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। इसे हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के उपक्रम को क्रेज कहा जाता है जिसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। सोलर सेल में सिलिकॉन तत्व का उपयोग किया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि सोलर सेल में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो वह सिलिकॉन तत्व का उपयोग किया जाता है। यह सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इसे पॉइंट वाइज अलग अलग किया है। यह सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो वह मीथेन होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में दाब कैसा होता है, तो उच्च दाब पर होता है। प्राकृतिक गैस को कंप्रेस्ड करके उसका उपयोग किया जाता है। और आदर्श ईंधन की कौन कौन सी विशेषता या गुण होती है, तो ये सभी उसकी विशेषता और गुण होती है। अगला हम एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, तो इसमें मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। इसे हमें याद रखना है कि एलपीजी जो हम घरेलू उपयोग करते हैं उसमें प्रमुख घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। सौर जल ऊष्मक में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सौर जल ऊष्मक में तांबे का जो ट्यूब होता है, जो पाइप होती है, वह तांबे से निर्मित होती है। इसे हमें याद रखना है कि सौर जल ऊष्मक में तांबे के ट्यूब का उपयोग किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सूर्य ऊर्जा में 3 प्रकार की किरणें होती है, दृश्य तरंग, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें। हम किसी वस्तु को दृश्य तरंग के कारण देख सकते हैं, जबकि सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा विद्यमान होती है वह होती है अवरक्त किरण। और इसी अवरक्त किरण के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि ऊष्मा के रूप में हम इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। और तीसरा होती है पराबैंगनी किरण, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है और इसे ओजोन परत के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि आदर्श ईंधन के गुण क्या होते हैं, सीएनजी क्या होती है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, और सोलर सेल में कौन से तत्व प्रमुख होते हैं, तो उसमें सिलिकॉन तत्व का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, तो उसमें मिश्रित होता है प्रोटेन और ब्यूटेन गैस। सौर जल ऊष्मक में जो ट्यूब होता है वह किस धातु की बनी होती है, तो वह तांबे धातु की बनी होती है। जबकि सौर ऊर्जा में अवरक्त विकिरण के माध्यम से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। अगला हम बायोगैस संयंत्र के बारे में पढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इसमें एक संपाचक टैंक होता है जो कि कंक्रीट की बनी होती है। यह अगला होता है मिलाम टैंक, अगला होता है गुंबदनुमा और अगला होता है निर्गम टैंक। बायोगैस संयंत्र के मुख्य 4 भाग होते हैं। संपाचक टैंक होता है, मिलाम टैंक होता है, गुंबदनुमा टैंक और निर्गम टैंक। जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे जल के साथ मिलाकर उस गोबर को सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसे अपघटित किया जाता है और अपघटन के पश्चात मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होते हैं, जो कि बायोगैस कहलाते हैं। इसे हमें याद रखना है कि जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें जल के साथ मिलाकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किया जाता है और उससे हमें प्राप्त होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इन्हें जो है बायोगैस कहा जाता है। मिलाम टैंक क्या होता है, तो यह ज़मीन के ऊपर का भाग होता है जो कि संपाचक टैंक से जुड़ा होता है। इसे हमें याद रखना है कि संपाचक टैंक से जुड़ा होता है मिलाम टैंक, और इसी में जो गोबर होता है उसे जल के साथ मिलाकर घोल बनाया जाता है। उसके बाद होता है गुंबदनुमा आकृति, जहाँ पर बायोगैस एकत्रित होती है। आपने देखा होगा ऐसे गुंबदनुमा आकृति होती है और यहीं पर जो गैस होता है बायोगैस वह एकत्रित होती है और संपाचक टैंक के ऊपर में स्थित होता है। ऐसा करके संपाचक टैंक होता है जिसके ऊपर में यह स्थित होता है और गैस वाल्व और निर्गम पाइप लगी होती है। यहाँ पर जो बाहरी साइड में होता है वहाँ पर गैस वाल्व और निर्गम पाइप लगी होती है, जिसके माध्यम से जो बायोगैस का उपयोग खाना पकाने के लिए या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। अगला है निर्गम टैंक, जो कि संपाचक टैंक का अंतिम छोर होता है और इसमें स्लरी एकत्रित होती हैं। जैव अपघटन अभिक्रिया के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसे स्लरी कहा जाता है और यह कहाँ इकट्ठे होते हैं, यह निर्गम टैंक होता है उसमें एकत्रित होते हैं। बायोमास किसे कहा जाता है, यह जैव मात्रा। इसे हमें याद रखना है कि बायोमास या जैव मात्रा किसे कहा जाता है। बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया में जो हम उत्पाद के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसका उपयोग हम बायोगैस संयंत्र में करते हैं।
बायोमास में हम वे सभी उत्पाद जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को शामिल करते हैं जिसका उपयोग बायोगैस के निर्माण में किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा बायोगैस का निर्माण किया जाता है। जैव गैस जो कि बायोगैस होता है उसमें 75% मीथेन होता है और यह मुख्य घटक होता है। इसकी मात्रा परिस्थिति पर निर्भर करती है जो है 55 से 75% तक पाया जाता है और यह बायोगैस संयंत्र का एक प्रमुख घटक है। बायोगैस की विशेषता क्या होती है? तो बायोगैस की विशेषता होती है कि इसकी तापन क्षमता उच्च होती है और इसमें अपशिष्ट की मात्रा बहुत ही निम्न होती है। इन दोनों विशेषताओं को याद रखना है कि इसमें जो ताप उत्पन्न होता है, तापन क्षमता, वह अत्यधिक उच्च होती है, जबकि इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है अपशिष्ट पदार्थ उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए बायोगैस संयंत्र ऊर्जा का एक अच्छा साधन और स्रोत है। बायोगैस संयंत्र एक नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। इसे हमें याद रखना है कि बायोगैस के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह हमें अनंत काल तक उपलब्ध हो सकती है, यह खत्म नहीं होगी। इस कारण इसे नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जबकि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये सभी अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत होते हैं जो कि एक निश्चित अवधि के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और उसके संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मई 2005 में हुई थी। इसे हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के माध्यम से नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों की स्थापना और उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है मई 2005 में हुई थी। इस तिथि को हमें याद रखना है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? मई 2005 में। अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के माध्यम से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मॉडल प्रदर्शन के लिए रायपुर में ऊर्जा पार्क स्थापित है। इसे हमें याद रखना है कि रायपुर में ऊर्जा पार्क मॉडल के प्रदर्शन के लिए अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के द्वारा स्थापित किया गया है। एक अन्य प्राधिकरण कार्य करता है जो कि बायोफ्यूल विकास के लिए कार्य करता है। इसे भी हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण जिसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2005 में। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसकी स्थापना तिथि है। इसे हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन जनवरी 2005 में हुआ था। अब हम अगला पढ़ते हैं ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का क्रम, अर्थात हम किस क्रम में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक हम कोयले का उपयोग करते हैं, उसके पश्चात पेट्रोलियम, उसके पश्चात जल ऊर्जा, उसके पश्चात नाभिकीय ऊर्जा और अंत में करते हैं पवन ऊर्जा। भारत में ऊर्जा के रूप में सबसे अधिक उपयोग किसका किया जाता है ऊर्जा उत्पादन में? तो कोयले का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। और सबसे कम ऊर्जा उत्पादन किसके माध्यम से होता है? तो वह होता है पवन ऊर्जा के माध्यम से। इस क्रम को हमें याद रखना है। सबसे पहले कोयला, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद नाभिकीय और अंत में होता है पवन। भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। सबसे पहले सन 1948 में परमाणु ऊर्जा नीति बनाई गई। इस नीति के कार्यों के निष्पादन के लिए सन 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया। इसे हमें याद रखना है कि सबसे पहले परमाणु ऊर्जा नीति कब बनी? तो 1948 में परमाणु ऊर्जा नीति बनी थी। और इन नीतियों के संचालन और निष्पादन के लिए सन 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसे हमें याद रखना है। इसके अंतर्गत 5 अनुसंधान केंद्र शामिल हैं, इसे भी हमें याद रखना है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों में होती है? तो यह 3 चरणों में होती है। पहला चरण में विद्युत उत्पादन जो है प्राकृतिक यूरेनियम के माध्यम से किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है पहले चरण में, और इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसमें भारी दबाव युक्त पानी रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। ये दोनों बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में किसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें किस प्रकार के रिएक्टर का उपयोग किया जाता है? तो भारी दबाव युक्त पानी रिएक्टर का उपयोग किया गया था। दूसरे चरण में द्रुत ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग किया गया था और इसमें विच्छेद यूरेनियम ईंधन का उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में विच्छेद यूरेनियम ईंधन, और उसमें जो रिएक्टर होता है वह होता है द्रुत ब्रीडर रिएक्टर। इन दोनों को हमें याद रखना है। तीसरे चरण में जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है वह है यूरेनियम 233। इसे हमें याद रखना है कि तीसरे चरण में यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में सौर ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा था, जबकि इस वीडियो में हमने सौर तापन युक्ति, पवन ऊर्जा और बायोगैस के बारे में पढ़ा।
अगले वीडियो में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।